दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं आज प्लेटो का सेकंड पार्ट। प्लेटो के बारे में आज सेकंड पार्ट है, तो ध्यान रखना है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, वैसे आपको पता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि अपना कार्य कीजिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इस तरह से ये एक नैतिकता की ओर बोध कराता है, मतलब नैतिक दायित्व का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार क्या है? नैतिक कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो इसी तरह प्लेटो ने फिर कहा कि इस न्याय के कितने रूप बताए? प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं। कितने रूप बताए? दो बताए। अब ये दो रूप कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। अब व्यक्तिगत न्याय में आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग पहले बताया था कि व्यक्तिगत न्याय में उसका पालन के लिए 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों का व्यक्ति अगर पालन करता है, ठीक है ना, जो अगर वो करता है तो सामाजिक न्याय की ओर बढ़ता है। जैसे विवेक, तृष्णा और ये अलग अलग जो था, तीसरा एक का फिलहाल है। तो इन वजह से इन तीनों गुणों के कारण व्यक्ति है इन गुणों से प्रभावित होता है, इन गुणों के अनुसार अपना कार्य करता है, तो वो व्यक्तिगत न्याय की ओर होता है। अब ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत न्याय के उपरांत आपको पता है इन 3 गुणों से 3 वर्ग का निर्माण होता है। यानी जिसमें विवेक गुण है, बुद्धि वाला गुण है, वह दार्शनिक राजा बनता है। और जिसमें साहस, शौर्य का गुण होता है, वो सैनिक गुण होता है। और जिसमें तृष्णा का गुण होता है, वो उत्पादक वर्ग होता है। तो इस तरह से ये 3 गुणों से 3 वर्ग का निर्माण होता है। और फिर इन वर्गों से समाज में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इन सामंजस्य स्थापित होने के साथ सामाजिक न्याय कहलाता है। तो ये आप समझेंगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा और वही जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। ये तो मैंने पहले ही बताया, प्लेटो का न्याय कर्तव्य यानी नैतिकता और कर्तव्य, इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो अब ये ध्यान रखना है कि प्लेटो का न्याय नैतिक यानी कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक समय का न्याय किस पर आधारित है? न्याय की संकल्पना, न्याय का अर्थ निकालता है और साथ ही साथ अधिकार कि न्याय क्या है और उसका अधिकारों से क्या संबंध है। अधिकार हम किस तरह, यानी अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार मिलते हैं तभी न्याय कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता, ऐसे किसी राज्य में व्यक्ति को अगर पूर्ण रूप में अधिकार मिले तो वो न्याय कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, प्लेटो ने तो कहा था सिर्फ कर्तव्य का पालन करना ही न्याय, जबकि आधुनिक समय में न्याय की संकल्पना देखी जाती है और अधिकारों से संबंध में न्याय को स्थापित किया जाता है। तो ये फर्क है। आगे देखना है कि प्लेटो ने रिपब्लिक, जो इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें सरकार के भिन्न भिन्न गुण बताए हैं। सरकार के भिन्न भिन्न गुण, तो रिपब्लिक में सरकार के क्या क्या गुण बताए कि एक तो सरकार का रूप होता है अभिजात तंत्र, यानी कुछ एक वर्ग प्रमुख होते हैं जो उस सरकार को चलाते हैं। दूसरा सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र तो आपको पता है जिसमें सैनिक की व्यवस्था होती है और सैनिक प्रधान ही होता है और उसी तरह से वह राज्य को लेके चलता है। नेक्स्ट हम बात करें धनिक तंत्र, तो आपको पता होगा धनिक तंत्र में जो धन संपदावान जो व्यक्ति होते हैं, यानी प्रभावशाली व्यक्ति जिसके पास धन ज़्यादा है, तो वो उस राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इसी तरह प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा के लिए तंत्र होता है, यानी एक तरह से हम कहें कि लोकतंत्र की और ही इशारा है। तो प्रजातंत्र यानी उस राज्य में जो पूरी प्रजा हो, उस प्रजा से मिलकर जो तंत्र व्यवस्था स्थापित है, प्रजातंत्र। जैसे लोकतंत्र, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन जो होता है। फिर है निरंकुश तंत्र, जिस पर जैसे एक राजा को हम देखें, ठीक है ना, तो वो एक तरह से निरंकुश हो जाए तो वो सभी के ऊपर राज करता है, भले वो सही है या गलत है। तो निरंकुश का मतलब ये नहीं कि राजतंत्र में ही हो सकता है, कुलीन तंत्र में, यानी हर जगह हो सकता है अगर व्यक्ति अभिमानी स्वरूप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने जो रूप बताए थे, इसके उपरांत देखते हैं कि प्लेटो ने कौन सी शासन प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें कि प्लेटो ने कौन सी शासन प्रणाली को प्रमुख माना है और किसको है की दृष्टि देखा है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, शासन प्रणाली को हम बात करें तो प्लेटो ने राजतंत्रात्मक, वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, प्लेटो ने राजतंत्रात्मक यानी एक राजा होगा जो उस शासन व्यवस्था को चलाएगा, इस तरह से राजा की भूमिका को महत्व दिया है दार्शनिक राजा के तौर पे उन्होंने। और ये जो राजतंत्री व्यवस्था है वो सही है शासन करने के लिए, ऐसा मानना है प्लेटो का। फिर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेटो ने कहा है कि लोकतंत्रीय शासन है ना,
वह सबसे भ्रष्ट रूप है। तो आपको यही ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि प्लेटो ने किस व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को उच्च माना है और किसको सबसे निष्ठ कैटेगरी, यानी कह सकते हैं ऐसा शासन व्यवस्था होती है तो भ्रष्ट रहती है, यानी भ्रष्ट शासन व्यवस्था का रूप। तो लोकतंत्री शासन व्यवस्था को भ्रष्ट माना है और राजतंत्री को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो आई थिंक आपकी ये जो समझा रहा हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। आपको इस वीडियो से जो जितना इम्पोर्टेंट है वो समझना है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वो आप उसको नोट भी करें, ठीक है ना। क्योंकि इस दौरान अभी स्टडी का जो माहौल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी तरह और किसी भी टाइम, यानी कहने का मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तभी मैं पढ़ूंगा। ये नॉलेज है जो आपको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र, कोई सीमा, कोई समय नहीं होता है। तो आगे देखते हैं विधि। अब विधि के बारे में ये बता रहा हूँ कि प्लेटो ने द लॉ एंड द स्टेटमेंट, ये प्लेटो की दो पुस्तक है, द लॉ एंड द स्टेटमेंट, इसमें प्लेटो ने सबसे ज़्यादा विधि को महत्व दिया है, विधि शासन व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि शिक्षा के बारे में ज़्यादा महत्व और शिक्षा के ऊपर जोर दिया है वह प्लेटो की कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक, द रिपब्लिक। तो यही प्रश्न कहते हैं डीपली पूछे जाते हैं। तो प्लेटो ने कौन सी पुस्तक में शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है? तो रिपब्लिक, और विधि को द लॉ एंड द स्टेटमेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया। आगे हम देखते हैं शिक्षा को किस तरह से व्यवस्थित रूप में अपने राज्य में स्थापित करने के बारे में चेष्टा की या बताया अपनी पुस्तक में। तो उसको देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत क्या है। नॉर्मल से ध्यान रखना है कि प्लेटो के ने, पहले मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने शिक्षा के संदर्भ में लिखा है, तो किस ग्रंथ में शिक्षा के ऊपर लिखा है ज़्यादा माना, यानी अभी जैसे क्वेश्चन ये अभी बताया था जस्ट, तो वही आपको समझना है कि इसे रूसो ने भी वापस अपने शब्दों में कहा है कि द रिपब्लिक है ना, यानी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, यह शिक्षा के संदर्भ में लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ माना है रूसो ने इसको, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे कि प्लेटो ने जो शिक्षा के संदर्भ में जो लिखा है, तो सबसे पहले क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसका उद्देश्य होता है, तो प्लेटो ने शिक्षा के संदर्भ में जो लिखा है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या माना उन्होंने। तो प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति में अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना, अज्ञानता को दूर करना, अज्ञानता के ज्ञान की ओर बढ़ना, और दूसरा कहते हैं कि अंधकार से लाइटिंग, प्रकाश की ओर यात्रा करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो के अकॉर्डिंग अज्ञानता से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा गमन करना ही क्या है? न्याय है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको ध्यान रखें, ये मोस्ट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें इसको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटो ने शिक्षा के कुछ स्टेप बताए हैं और स्टेप के अकॉर्डिंग वह राज्य में व्यक्तियों को पदवी या कुछ काम है या कह सकते जिम्मेदारी देने का एक कार्यक्रम हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो वो देखना है कि शिक्षा की शरण को देखें तो प्लेटो ने कहा है कि जिसकी उम्र 10 से 20 की रहेगी, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा, यानी वह व्यक्ति जो 10 से 20 वर्ष की उम्र है तो उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और प्राथमिक शिक्षा में उसको संगीत और व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसकी शिक्षा? संगीत और व्यायाम। अगर प्राथमिक स्तर पर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसे फिर उत्पादन कार्य सौंपा जाएगा। क्या कार्य सौंपा जाएगा? उत्पादन, ठीक है ना, यानी व्यापार वगैरह या जब खेती बाड़ी या जो बिजनेस वगैरह व्यापार करना, तो ये कार्य उसको सौंपा जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। प्रथम चरण में असफल होने पर सेकंड स्टेप या सेकंड चरण क्या है वो ध्यान रखना है। तो इसके बाद का जो पड़ाव आता है, यानी 20 से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र, ये सेकंड स्टेज हो गया इस शिक्षा का। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को क्या शिक्षा दी जाएगी? तो ध्यान रखना है गणित की, ज्यामितीय और ज्योतिष की, यानी प्लेटो के राज्य में 20 से 30 वर्ष के बीच उसे गणित, ज्यामितीय और ज्योतिष की शिक्षा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस सेकंड स्टेज में असफल हो जाता है तो उसे सैनिक वर्ग के अंतर्गत मान जाएगी, यानी इसको सैनिक बना दिया जाएगा, उसको सैनिक कार्य करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद प्लेटो के राज्य की हम बात करें तो उन्हें शिक्षा का थर्ड स्टेज माना है 30 से लेकर 35 वर्ष तक। ये अंतिम चरण होता है
30 से लेकर 35 वर्ष तक, और ये थर्ड स्टेप है जिसमें शिक्षा का, प्लेटो के राज्य में शिक्षा का शरण होता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, यानी हर स्टेज पार करते हुए अगर वह व्यक्ति 30 से 35 के मध्य आ जाता है तो इसके अंतर्गत उसे दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। और इसमें भी यानी टोटल तीनों स्टेज में अगर व्यक्ति सफल होता है तो उसे दार्शनिक राजा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दार्शनिक राजा। और इसके उपरांत उन्होंने कहा है कि 35 से लेकर 50 वर्ष तक व्यक्ति को 15 वर्ष तक एक और शिक्षा के गुजरना पड़ेगा, और जिसमें उसको दार्शनिक जो राजा है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उन्हीं में से एक राजा है वो चुना जाएगा, बाकी उस राज्य की व्यवस्थाओं को कायम रखेंगे। तो इस तरह से हम बात करें कि प्लेटो ने ये जो व्यवस्था बनाई है ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो शरण है ना, तो उस पर ये बात आती है कि प्लेटो का जो राज्य है वह एक विश्वविद्यालय तो लग रहा है, यानी इस राज्य में आओ और शिक्षा प्राप्त करो, यानी उम्र के शुरुआती पड़ाव से स्टार्ट होते होते 50 साल तक तो वो शिक्षा ही ग्रहण करता है। तो इस तरह से एक राज्य नहीं, एक विश्वविद्यालय, एक शिक्षण संस्था हम उसको कहें तो सही रहता है। आगे देखना है कि कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रश्न आता है कि किस विचारक ने प्लेटो को कल्पनाशील या कल्पनालोकी विचारक माना है, कि इन्होंने जो बात कही है ना वो वास्तविक में ऐसा किसी भी राज्य में संभव नहीं है। तो इस तरह से उस विचारक ने प्लेटो को कल्पनालोकी विचारक माना है। तो ये विचारक हैं मैक्सी। आपको ध्यान रखना है, मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक माना है। अब दूसरा हन्ना ओरेंट, ये आप ध्यान रखेंगे, हन्ना ओरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक माना है, यानी फांसीवाद की शुरुआत के रूप में जो प्रेरक है वो प्लेटो ही है, ऐसा उन्होंने उपमा दी या माना है। किसने? हन्ना ओरेंट ने। ये आप ध्यान रखें। अब कुछ तर्क है जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है कि कॉल प्रॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड द इनेमीज, ये पुस्तक लिखी गई थी 1945 में। तो इसके संदर्भ में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु माना है। क्या माना है? मुक्त समाज का शत्रु माना है। और कॉल प्रॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दर्शन प्रणेता माना गया है। अब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो और ये फांसीवादी, इसमें बहुत कुछ समानता है, क्योंकि ये कुछ समानता इनमें देखी जाती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने महिलाओं को सरकारी वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवाद महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। तो दोनों में ये अलग अलग असमानता होगी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक तो प्लेटो और दूसरा फांसीवाद, दोनों में क्या अलग अलग डिफरेंसेज हैं। दूसरा, प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, यानी उन्होंने ऐसा कोई उग्र व्यवहार या भाव प्रकट किया ही नहीं है। जबकि आपको फांसीवाद तो पता ही है, फांसीवाद उग्र राष्ट्रीयता के धुरी के समर्थक, यानी ये विचार ही उग्र राष्ट्रवाद पर निर्भर है। फिर हम बात करें तो तीसरा आपको ध्यान रखना है, प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, जबकि विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है। और फांसीवाद में माना है कि व्यक्ति भावुक प्राणी है। क्या है? भावुक प्राणी है, जबकि प्लेटो ने उसको विवेकशील माना है। तो ये तो असमानता हुई। अब इक्वलिटी, समानता क्या है दोनों में, वो आप ध्यान रखें। प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान मानते हैं। बिल्कुल सही है, जो हम पढ़ाएं, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। फिर है, दोनों का ये मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। ये प्लेटो भी मानता है, फांसीवाद विचारक भी मानता है। नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना, प्लेटो और फांसीवाद जो विचारधारा है वह लोकतंत्र का घोर विरोध करती है, जो भी मैंने बताया है। तो इस तरह से ये समानता और असमानता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्लेटो का ये सेकंड पार्ट था। तो इसी पार्ट में प्लेटो की फांसीवादी समानताएं संयोगिक थी, और उस तरह से हम देखें तो दोनों में कुछ असमानता और समानता भी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपका ये दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और
बाकी को सब्सक्राइब कराएं और खुद भी करें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।